हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के बारे में। उसके पिछले वीडियो में हमने हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ लिया था। उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंथैल्पी, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है। उसके पास सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टर्मोलॉजी यूज होने वाले हैं। तो उन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सारे वीडियो देखे नहीं हैं तो एक बार उस वीडियो को आप विजिट करें। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़े हुए हैं, कहीं भी से भी पढ़े हुए हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप अच्छे से देखें, चाहे ना देखें, लेकिन उसके क्वेश्चंस जो हैं उन क्वेश्चंस को आप भगा के ज़रूर सॉल्व करें, उसको पॉज करके। क्योंकि इस चैनल पे जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप एक बार खुद से उसको सॉल्व करिए। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को और डीप से क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी के बारे में। तो आज हम लोग एंट्रोपी के बारे में देखेंगे कि एंट्रोपी होती क्या है एक्चुअली। तो एंट्रोपी एक्चुअल में क्या होता है, एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि रैंडमनेस को मेजर करता है। किसी मॉलिक्यूल या किसी सिस्टम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना रैंडमनेस है, कितने तरीके से वो मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। तो उस तरह का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। जैसे हम लोग इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ठीक है, इनकी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसी तरह से एंट्रोपी का भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते कि एक्चुअल में उसके पास कितनी एंट्रोपी है। हम उसके चेंज को मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने अब रैंडमनेस की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास 4 प्लेस है और हमारे पास A, B, C और D है, ठीक है। हमने प्लेस 4 रखा। अब इस 4 प्लेस पे A की जाने के 4 पॉसिबिलिटी है, उसको मूवमेंट करने के 4 पॉसिबिलिटी है। अब हमने एक प्लेस को फिलअप कर दिया, अब क्या कर दिया, 3 है। तो अब B को मूवमेंट करने के लिए 3 प्लेस बच रहे हैं, ठीक है, 3 प्लेस बच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी कम कर रहे हैं, रैंडमनेस की वैल्यू कम होती जा रही, डिसऑर्डरनेस की वैल्यू कम होती जा रही। इसका मतलब क्या है कि ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरा, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका हम लोग चेंज मेजर कर पाए कि यहाँ से A से B जाने में कितना चेंज कर रहा है। यहाँ पे इसकी एंट्रोपी S है, यहाँ पे इसकी एंट्रोपी SB है। तो चेंज कितना का होगा, डेल्टा S इक्वल टू SB माइनस S से, ये हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चेंज निकालते हैं एंट्रोपी के अंदर, ठीक है। अब एक बार जो मैंने लिखा हुआ है उस चीज़ को आप एक बार रीड कर लो। आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, जो कि आपको बाद में काम आएगा। क्या है, एंट्रोपी इज ए मैथमेटिकल टर्म, इट मेजर द रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई S, चेंज इन एंट्रोपी मेजर बाई DS या डेल्टा S, ठीक है। एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन नॉट बी मेजर, ओनली चेंज इन द एंट्रोपी मेजर। ये सारी चीज़ें मैंने बोल दिया था। अब रूल फॉर एंट्रोपी, हम एंट्रोपी को कैसे निकालते हैं। तो एक तो एंट्रोपी है जिसको हम लोग जनरली क्वालिटेटिव वे में चेक करेंगे कि उसके अंदर कितना चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है या निगेटिव चेंज हो रहा है। बस हम उसकी वैल्यू के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि अगर उसके अंदर चेंज हो रहा है तो कितने का चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में घट रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो उस तरह का चेंज हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव वे में। अब एक होगा क्वांटिटेटिव, अगर चेंज हो रहा है तो कितने का चेंज हो रहा है। तो पहले हम चेक कर लें कि चेंज कितने का हो रहा है, निगेटिव में हो रहा है या पॉजिटिव में हो रहा है। तो फिर हम लोग उसके एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मिक्सिंग ऑफ गैस, कहीं कोई सिस्टम है, अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ गैस किया जा रहा है, या फिर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड किया जा रहा है, या मिक्सिंग ऑफ सॉलिड किया जा रहा है। मिक्सिंग ऑफ सॉलिड का मतलब एलॉय का फॉर्मेशन जैसे आप लोग करते हैं,
तो इस तरह से अगर कहीं पे मिक्सिंग किया जा रहा है तो वहाँ पे रैंडमनेस बढ़ता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा रैंडम होना शुरू होते हैं, मूव करते हैं, इसलिए इंट्रोपी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो कहीं पे भी अगर मिक्सिंग किया जाता है तो वहाँ पे इंट्रोपी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर फेज की बात करें, किस फेज में इंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो गैस के अंदर इंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड की होगी, फिर सॉलिड की होगी। क्यों? गैस के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, वो मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनकी इंट्रोपी भी ज़्यादा होगी एट कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। तीसरा, इंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी के, मतलब हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी तो इंट्रोपी बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी तो इंट्रोपी कम होगी। ठीक। चौथी, इंट्रोपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ता है, मतलब इंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है। पांचवा पॉइंट, इंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी, मतलब अगर हमारे पास एक O है, O2 है और O3 है, ये मैंने 3 मॉलिक्यूल लिया है, तो सबसे ज़्यादा इंट्रोपी किसकी हो जाएगी, O3 की हो जाएगी। इसी चीज़ को छठे पॉइंट में देखें, इंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, उसकी इंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। सातवां, इंट्रोपी इन ओर इज मोर देन प्योर मेटल, प्योर मेटल की इंट्रोपी कम होगी एज कंपेयर टू ओर। ओर में इंट्रोपी क्यों हो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, इम्प्योरिटी ज़्यादा है, इम्प्योर मॉलिक्यूल भी होंगे, इसके अंदर सिर्फ प्योर मॉलिक्यूल है, तो वो तो एक सिंपलेस्ट बॉन्ड के द्वारा, मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा, मेटल का है तो मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा क्या होगा, वो बंधे होंगे, तो उनके अंदर एक तरह का फोर्स होगा जिसकी वजह से वो सेटल होंगे। लेकिन ओर के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल हैं, कई सारे इम्प्योर मेटल भी हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट टाइप का फोर्स होगा, और डिफरेंट टाइप का जब फोर्स है तो उनका रैंडमनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा फोर्स से बंधे होंगे, कुछ कम से। उसके बाद आठवीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इन फेज चेंज, अगर कहीं पे फेज चेंज हो रहा है तो आपको मैं जैसे वेपराइजेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इस तरह का अगर फेज चेंज हो रहा है तो उसमें आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखने वाली है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो इंट्रोपी बढ़ेगी, लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट में, सॉलिड से लिक्विड या गैस जा रहा होगा तो इंट्रोपी बढ़ेगी। और अगर यहीं से सॉलिड, गैस से लिक्विड हो रहा है, गैस से सॉलिड हो रहा है, या लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, इंट्रोपी घटेगी, मतलब ये इस तरह से जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उस समय क्यों, क्योंकि ये गैस में ज़्यादा इंट्रोपी होगी। और हमेशा जब रिएक्शन की बात करेंगे अभी हम लोग, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो वहाँ पे हम इंट्रोपी चेंज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। उसके बाद 9वां, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द मेटल सरफेस, अगर मेटल सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन ऑफ गैस हो रहा होगा तो इंट्रोपी वहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, मेटल एब्जॉर्ब कर ले रहा, तो एब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रोपी कम हो जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है तो वहाँ पे इंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, कई सारे और मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन करेंगे तो रस्टिंग क्या हो जाएगी, क्योंकि रस्ट करने से वो इम्प्योरिटी बढ़ रही है, और इम्प्योरिटी बढ़ रही है तो इंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। बॉइलिंग ऑफ एग, अगर हम एग को बॉयल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी, तो वहाँ पे इंट्रोपी बढ़ती है, बॉइलिंग ऑफ एग। जैसे हम लोग ने सुना होगा कि एग जो होता है हमारा, अगर वो कच्चा है, अनबॉयल्ड है, तो वो लिक्विड फेज में होता है, और उसको जैसे ही हम लोग बॉयल कर देते हैं एग को, तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड फेज में हो जाता है। तो हमने देखा था कि सॉलिड के अंदर इंट्रोपी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, तो यहाँ पे इंट्रोपी तो घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंट्रोपी बढ़ जाता है। रीजन इसके पीछे का, यहाँ पे जब एग लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, वहाँ पे प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इंट्रोपी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा हो जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा पानी जब बॉयल करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर एग है, बॉयल कर रहे हैं तो उसकी इंट्रोपी बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंट्रोपी है इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इंट्रोपी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेंसिटी के, मतलब जिस मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका इंट्रोपी कम होगा, जिस मॉलिक्यूल की इंट्रोपी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, उसका इंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है, ये यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हमारे हो गए क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे के ऊपर, जैसे इंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, इंट्रोपी चेंज निकालते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में, आपको यहीं से पूछा जाता है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा और लास्ट में जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, कुछ नीट के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि इंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए, इंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर इंट्रोपी चेंज कैसा होगा। तो देखिए, जैसे हमने कोई रिएक्शन लिखा है, Na, Nb, N3 और N4, ये बना हुआ हमारे पास A, B, C और D उस रिएक्टेंट है, N1, N2, N3 और N4 क्या है हमारे पास, उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, उसके क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अगर हम बोलें कि इसका डेल्टा Ng क्या होगा, आप डेल्टा Ng निकालना सीखेंगे, बता रहे हैं डेल्टा Ng क्या होता है। तो डेल्टा Ng जो होता है गैसियस प्रोडक्ट मोल, गैसियस मोल लेना है, ध्यान से सुनिएगा, गैसियस वाले। अगर कहीं पे मान लो यहाँ पे सॉलिड हो गया, यहाँ पे लिक्विड हो गया, तो सॉलिड और लिक्विड वाले के मोल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पे गैसियस मोल क्या करेंगे, N4 और -N2 कर देंगे फिर। तो यहाँ पे गैसियस मोल लेना, ध्यान से देखिएगा, गैसियस मोल, तो गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, N4 + N3, और गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना है, N2 और N1, N2 + N1। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इंट्रोपी चेंज हमारा पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो इंट्रोपी चेंज हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो रही है तो इंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा। समझ में आया आपको, यानी कि जो साइन होगा डेल्टा Ng का वही साइन होगा किसका, इंट्रोपी का। किसके केस में, रिएक्शन के केस में। तो रिएक्शन के केस में हम लोग इंट्रोपी चेंज ऐसे निकाल लेंगे, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, इफ एस इंट्रोपी जो है हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड HCl आर 0.3, 0.2, 0.19 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, द टोटल चेंज इन स्टैंडर्ड इंट्रोपी फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमसे इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, देखिए सब गैस में है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा Ng इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। तो प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू है, 2, कितना 2 इंटू एक HCl का कितना दिया हुआ है 0.19 माइनस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, क्योंकि ये देखिए यूनिट को ध्यान देखिए, kg पर मोल दिया हुआ है, पर मोल की बात कर रहा है, 1 मोल के, तो यहाँ पे 2 मोल है ना, 2 इंटू कर देंगे। एक HCl का 0.9 है, 0.19 है, तो 2 HCl का 2 इंटू 0.9। अब यहाँ पे 0.13 प्लस 0.22, इसको ऐड कर लेंगे तो ये 0.38 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 0.35 हो, यानी कि 0.03 आ जाएगा प्लस साइन के साथ, यानी कि इंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालोगे किसी रिएक्शन का देगा इंट्रोपी। तो ये हमें कैलकुलेटिव एस्पेक्ट से निकाल रहे हैं, हो सकता है सिर्फ ये रिएक्शन देके, अगर सिर्फ ये वैल्यू नहीं दिया होता, ठीक है, ये वैल्यू जो मैंने दिया है क्वेश्चंस में, ये वैल्यू नहीं दिया होता, आपसे सिर्फ इतना दिया होता, ये वैल्यू दे के नहीं, ये वैल्यू दे के नहीं, ये दिया होता, ये इस रिएक्शन का इंट्रोपी चेंज आपसे पूछा होता, तो इस रिएक्शन का इंट्रोपी चेंज क्या करते, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो उस केस में आपको ये गैसियस मोल को काउंट करना था। लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इस एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे, ठीक है, इंट्रोपी चेंज निकालोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखिए अब कुछ और क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस, अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो क्वेश्चन से एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। द प्रोसेस विथ निगेटिव इंट्रोपी चेंज, इनमें से किस में इंट्रोपी चेंज निगेटिव होगा, तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 और H2। तो अमोनिया का सिंथेसिस कैसे करते हैं हम लोग, N2 + H2 मिलाते हैं तो 2NH3 बनता है, इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लो
तो ये हो गया। अब देखो डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में हमारे पास 4 है, तो डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है, -2 आ रहा है निगेटिव में, यानी कि इसमें हमारा इंट्रॉपी चेंज निगेटिव आएगा। डिसोसिएशन ऑफ CaSO4, CaSO4 को हम लोग डिसोसिएट कर रहे हैं, CaSO4 है इसको हम लोग डिसोसिएट कर रहे हैं, तो CaO बन रहा है और SO3 बन रहा है गैस में। ये देखो बैलेंस है। अब इसकी इंट्रॉपी चेंज कैसे निकालोगे, डेल्टा एन जी इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में गैसियस एक ही है SO3, रिएक्टेंट में नहीं है, तो इनको काउंट नहीं करेंगे, 0 यानी कि 1। तो इंट्रॉपी क्या हो रही, बढ़ रही है, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव आई तो इंट्रॉपी इंक्रीज की है, ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। हमसे निगेटिव इंट्रॉपी चेंज पूछ रहा, तो ये नहीं होगा। डिजोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, आयोडीन का वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, तो डिजोल्व कर रहे हैं, एक तरह से मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सिंग में इंट्रॉपी चेंज क्या आएगी, पॉजिटिव। आयोडीन के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, एक तरह से मिला रहे हैं, तो मिला रहे हैं तो क्या होगा, आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तो वहाँ पे इंट्रॉपी चेंज क्या आएगी, पॉजिटिव आ रही है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, आइस ड्राई आइस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और वो सब्लिमाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो सॉलिड से किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो इंट्रॉपी चेंज बढ़ रहा है। सॉलिड पे कम होता है, गैस में ज़्यादा होता है, तो इंट्रॉपी बढ़ रहा है, यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इंट्रॉपी बढ़ रही है तो डेल्टा एन जी की डेल्टा इंट्रॉपी चेंज इन इंट्रॉपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से इसमें भी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेल्टा एस इज निगेटिव फॉर द चेंज, किसके लिए डेल्टा एस चेंज जो होगा निगेटिव होगा, मिक्सिंग ऑफ गैस, तो मिक्सिंग ऑफ गैस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि बॉयल करता है तो लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, हाँ वाटर लिक्विड है और उसको फ्रीज कर रहे हैं तो किस में चला गया, सॉलिड में चला गया, तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, लिक्विड से, तो यहाँ पे चेंज निगेटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। सॉलिड में ज़्यादा आता है, लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में ज़्यादा होता है, तो सॉलिड में अगर ज़्यादा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, लिक्विड में ज़्यादा होता है, सॉलिड में कम होता है, तो यानी कि ज़्यादा से कम हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, यानी कि चेंज कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, सॉलिड से किस में जाता है, लिक्विड में जाता है, सॉलिड से किस में जाता है, लिक्विड में जाता है, तो इंट्रॉपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करिए आप। ये आपको इंट्रॉपी का कॉन्सेप्ट के बारे में है, ठीक है। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए टू बी, ए से बी का डायरेक्ट कन्वर्जन हमारे लिए कठिन है, तो हमने क्या किया, हेंस इट इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग सोन पाथ। इसको हमने क्या किया, ए से बी डायरेक्ट हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें हम लोग ए से बी नहीं बना पाते, तो हम क्या करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ए से सी कन्वर्ट किया, फिर सी से डी कन्वर्ट किया, फिर सी से बी बना दिया, सॉरी ए से सी गया, सी से डी गया, डी से हमने क्या किया, बी बना दिया। अब इस प्रोसेस में इंट्रॉपी चेंज बता रहा है कि अगर हम लोग ए से सी में गए, ए से सी में गए, तो इस समय इंट्रॉपी चेंज कितने का आया, 50 का आया। सी से डी में गए तो इंट्रॉपी चेंज कितने का आया, 30 का आया। अब डी से बी में गए तो इंट्रॉपी चेंज कितने का आया, -20 का आया। तो इस प्रोसेस में ए से बी के में, तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एस जो होता है, इंट्रॉपी जो होता है वो कैसा होता है, स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से यहाँ की जो इंट्रॉपी चेंज होगी, डेल्टा एस से ए और बी के बीच में जो इंट्रॉपी चेंज होगी, वो इस पूरे पाथ के दौरान जो चेंज होगी वही हुआ होगा। जैसे हम लोग फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो अगर ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, वो चाहे यहाँ से यहाँ होते हुए ऐसे घूम के यहाँ पहुँचे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3 होगा। तो यही काम यहाँ पे करना है कि यहाँ से यहाँ गया है तो 50, फिर यहाँ से यहाँ गया तो 30, तो टोटल चेंज कितने का, 80, और 80 में से 20 का यहाँ चेंज हो रहा है तो कितना होगा, 60। तो इंट्रॉपी चेंज कितने का आ रहा है, +60 का, ए से बी में। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। तो ये बोला जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंट्रॉपी चेंज का। ठीक है,
इस तरह से भी इंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, यहाँ पे भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की तरह निकाल के लगा देना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेस। अगर हमारे पास जो एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये सब हम लोग प्रोसेस पढ़े हुए हैं पीछे, तो उनमें इंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। तो प्रोसेस का मतलब वही था कि इसमें हम लोग इंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। तो इंट्रोपी चेंज निकालने का सबसे बेसिक फार्मूला है आपको, इंट्रोपी चेंज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इंट्रोपी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट निकलेगी उसी को टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो हमें इंट्रोपी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैं लिखा हूँ, ध्यान से पढ़िए। दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो फार्मूला है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है, या इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए। ये क्वांटम नहीं है, ठीक है, क्यू है, क्यू की बात कर रहा है। क्यू मतलब हीट, हीट रिवर्सिबल, और टी क्या होगा, कांस्टेंट प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगी कांस्टेंट प्रोसेस की वो हो गई, और डेल्टा एस क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज। ठीक है, तो इस तरह से डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपान में टी हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है बस। अब बात आती है कि डिफरेंट प्रोसेस में कैसे निकालेंगे हम एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, तो मैंने हीट निकालने का तरीका बताया था कि वर्क निकाल लेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के हीट निकाल देंगे। क्यों, अगर हमने वर्क डिफरेंट प्रोसेस में निकालना सीख लिया है तो हीट निकालना तो आसान है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के इंटरनल एनर्जी के रेस्पेक्ट में वहाँ से निकाल लेंगे। या फिर आप वर्क का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्क और हीट पे ये चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, W इक्वल टू क्यू प्लस। तो अब आते हैं डिफरेंट प्रोसेस में। पहला प्रोसेस है इंट्रोपी इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा, मैंने बोला था कि आइसोथर्मल में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अलग अलग फार्मूले से निकालते हैं, बाकी सब में वर्क हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रोसेस से निकालते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक में हमारा क्या होगा, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, क्योंकि उसमें हीट चेंज ही नहीं होगा। जब हीट चेंज नहीं होगा तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपान में टी, तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू 0, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, 0, सीधी सीधी। दूसरा है इंट्रोपी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस। तो हमें पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, स्टेट फंक्शन सारे 0 होते हैं। तो इंट्रोपी हमारा कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, और अगर हमारा इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इंट्रोपी चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगी, 0। मैंने बताया था कि कोई भी प्रोसेस है अगर वो स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरा, इंट्रोपी इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिए। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में मैक्सिमम आइडियल गैस के केस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने बोला था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू। और हम लोगों ने आइसोथर्मल में वर्क डन निकाला है, क्या होता है वर्क डन, क्या होता है वर्क डन, माइनस NRT ln V फाइनल अपान में V इनिशियल होता है। तो इसी का निगेटिव साइन लगा देंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT V फाइनल अपान में V इनिशियल हो जाएगा ना। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, तो ये Q रिवर्सिबल की वैल्यू मिल गई, अपान में डेल्टा T कर देंगे तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, ये T से T कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, डेल्टा एस NR ln V फाइनल अपान में V इनिशियल। अगर कहीं पे आपको प्रेशर के टर्म में दे दिया होगा तो हमने पढ़ाया था कि V इनिशियल P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल होता है। तो क्या हो जाएगा, V फाइनल अपान में V इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, V फाइनल अपान में V इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इनिशियल अपान में
पी फाइनल। तो यहाँ पे हटा के हम क्या लिख रख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन वी पी इनिशियल अपान में पी फाइनल रख सकते हैं। अगर एल एन को हटाना है तो मैंने बताया था कि अगर हम एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लॉग लगा देते हैं। तो इसी को हम लिखना चाहेंगे तो डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग पी इनिशियल या वी फाइनल अपान में वी इनिशियल कर लो, सेम चीज़। तो इस तरह से डेल्टा एस की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, आप इस फार्मूले को लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, इस फार्मूले को आप यहाँ के पी के टर्म में लिख लेना, एन आर इक्वल टू एल एन पी इनिशियल अपान में पी फाइनल ये, या फिर 2.303 एन आर लॉग वी फाइनल अपान में वी इनिशियल ये। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, एंट्रोपी इन आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोकोरिक की बात कर रहा है, आइसोकोरिक। तो जो हीट निकलेगी यहाँ पे आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट निकलेगी, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एट कांस्टेंट उसको हम लोग क्यू भी बोलते हैं। और क्यू भी को मैंने बताया था कि इसको हम लोग डी यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में बोलते हैं। तो डी यू इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, डी यू इक्वल टू क्या होता है, एन सी बी डी टी होता है। अब इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यू इनिशियल से वी फाइनल तक। तो ये हो गया डेल्टा यू, और ये क्या हो जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी। क्यों करेंगे इसको, अरे डेल्टा ये हो गया आपका क्यू की वैल्यू, यही तो है क्यू रिवर्सिबल। अरे यार देखो ध्यान से, क्यू वी की वैल्यू किसके बराबर होगी, डी यू के बराबर। क्यू वी की वैल्यू किसके बराबर होगी, डी यू के बराबर। और डी यू की वैल्यू क्या होती है, एन सी बी डेल्टा टी। तो क्यू रिवर्सिबल मिल गया हमें। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी बी डी टी अपान में डी टी। अब इसी को इंटीग्रेट करना था ना हमें, इसी को इंटीग्रेट कर दें डी टी को, कहाँ से, टी इनिशियल से टी फाइनल तक। तो क्या मिल जाएगा, एन सी बी एल एन, क्योंकि 1 टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी। तो एल एन टी पे हम लोग लिमिट लगा देंगे तो क्या होगा, टी फाइनल अपान में टी इनिशियल। तो ये आपका बन जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू एन सी बी एल एन टी फाइनल अपान में टी इनिशियल। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, एन सी बी एल एन टी फाइनल अपान में। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर लेना, डायरेक्ट आपके लिए यूज होगा, बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये सारे फार्मूले आ रहे हैं। इसी तरह से इंट्रोपी क्या निकालना है, अगर इंट्रोपी चेंज किस में निकालेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में निकालेंगे, किसको, आइसोबॉरिक। तो आइसोबॉरिक का मतलब पी कांस्टेंट, और हीट रिवर्सिबल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एस। और डी एच की वैल्यू क्या होती है, एन सी पी डी होती है। अब इसी को इंटीग्रेट कर दें, डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस क्यू अपान में टी। तो एल एन इसको टी कर दें, टी इनिशियल जो टू टी फाइनल के बीच में। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी एल एन टी फाइनल अपान में टी इनिशियल। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप इसको फिर से सॉल्व करना खुद से, फिर नहीं आएगा तो फिर से वीडियो को देख लेना मैंने क्या किया है, इंटीग्रेट किया हुआ। और वो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन टी होता है। और अगर हम इसका लिमिट लगा दें टी इनिशियल टू टी फाइनल, तो क्या रखोगे आप, एल एन टी फाइनल माइनस एल एन टी इनिशियल। और हमने लॉग का रूल लगा देंगे, कैसे, लॉग का रूल लगा दो, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए अपान में बी हो जाता है। तो एल एन टी फाइनल अपान में टी इनिशियल। तो यही तो रख दिया था यहाँ पे, बस यही चीज़ यहाँ पे भी रख दिया हूँ। तो ये हो गया डेल्टा एस रिवर्स आइसोकोरिक प्रोसेस में और आइसोबारिक प्रोसेस में। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंट्रोपी चेंज इन फेस चेंज लाइक वेपराइजेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। अगर इंट्रोपी चेंज इन सब में हो रहा है
इंट्रोपी चेंज अगर आपसे इनके बारे में पूछेगा क्वालिटेटिव, अभी तो हम लोगों ने पीछे देखा था कि अगर वेपराइजेशन हो रहा है तो वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड किस में जाती है, गैस में जाती है, तो वहाँ पे तो इंट्रोपी बढ़ता है, ये तो हमें पता है कि इंट्रोपी बढ़ेगी। मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड जाता है, अब लेकिन कितनी बढ़ेगी इंट्रोपी, उसको कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपान में। अब डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी ऑफ द फेज चेंज। अब वेपराइजेशन होगा तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देगा, मेल्टिंग होगा तो उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा। फ्रीजिंग होगा तो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, मेल्टिंग का उल्टा फ्रीजिंग होता है, तो वहाँ पे भी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही बोलते हैं। सब्लिमेशन होगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेगा। सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। डिपोजिशन क्या होता है, गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। इस तरह से हम लोग। कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैस जब सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड से जब कोई चीज़, गैस से कोई चीज़ जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें एक साथ लिखी जाएंगी। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपान में टी। और टी क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे ये सारे फेज हो रहे हैं, जैसे वाटर की केस बात करें तो वेपराइजेशन किस पे होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। मेल्टिंग 0 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना हो, मैंने बता चुका हूँ केमिस्ट्री में टेम्परेचर कभी भी डिग्री में नहीं रखेंगे, हमेशा किस में यूज करेंगे, केल्विन में यूज करेंगे। फ्रीजिंग किस पे होती है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे, वाटर के केस की बता रहे हैं। और उसी तरह से अगर बाकी कोई भी होगा सब्सटेंस तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। तो डिफरेंट फेज के लिए ये हो जाएगा। उसी तरह से जैसे यहाँ पे वेपराइजेशन किसके किसके बीच में होता है, लिक्विड और वेपर के बीच में होता है, तो क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। वेपराइजेशन उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। जब भी दो फेज चेंज करते हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम अगर आ जाता है। तो इस तरह से आप देख लेना। लास्ट पॉइंट है एलोट्रॉफिक फॉर्म के बारे में। एलोट्रॉफिक क्या होता है, जब एक सब्सटेंस या एक एलिमेंट एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उनको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉफिक फॉर्म। और एलोट्रॉफिक फॉर्म जब होता है तो वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम होता है, कि जब एक एलोट्रॉफ दूसरे एलोट्रॉफ में चेंज होता है। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉफ्स होते हैं, कौन कौन सा, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन बकमिनिस्टर फुलरेंस के फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर ये तीनों आपस में एक्सचेंज कर रहे होंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर पे ये दोनों एक्सचेंज कर रहे होंगे, तो उस केस में जो इंथैल्पी या जो हीट निकल रही होगी या जो हीट देनी पड़ रही होगी वो अपान में टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हो रहा होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से हमें इंथैल्पी चेंज निकल जाएगा। अगर प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल रहा, हीट हमारा इरिवर्सिबल रहा, तो डेल्टा एस जो होगा हमेशा हमारा क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल अपान में टी से हमेशा ज़्यादा होगा। मतलब उस प्रोसेस में जो हीट निकल रही होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट निकल रही होगी, उससे अगर हम लोग टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो जब भी डेल्टा एस होगा उससे हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो ये हो गया, ये आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में यूज कर सकता है। तो इस तरह से होगा। अब हम क्वेश्चन से देखने वाले हैं इंट्रॉपी पे बेस। आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग। अब जैसे अभी हम लोग एलोट्रॉफिक वाले की बात कर रहे थे, देखो डायमंड किससे कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस समय डेल्टा एस क्या हो रहा है, -180 किलोजूल पर मोल का हीट निकल रहा है। और ये प्रोसेस किस पे अकर हो रहा है, 300 केल्विन पे हो रहा है। तो टेम्परेचर 300 केल्विन पे हो रहा है, तो कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू कितना है, -180 अपान में, ये किलो जूल में है तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपान में 300। अब इस ये 300 तो 1 2 इसको कट कर दे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको 180 से ही ले लेते हैं, इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 600 जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा ये एंट्रोपी चेंज। और इसके देखो साइन निगेटिव है, ये साइन निगेटिव है, साइन क्या है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप। फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस बात कर रहे हैं, कोई भी परफेक्ट गैस, व्हेन इट्स टेम्परेचर
इस चेंज आइसोथर्मली। अब इसका टेम्परेचर को आइसोथर्मली चेंज किया जा रहा है, मतलब हमारा प्रोसेस कैसा आइसोथर्मली है। कहाँ से, पी इनिशियल से पी फाइनल चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में इंट्रॉपी चेंज कैसा होगा, तो आइसोथर्मली हो रहा है, तो आइसोथर्मली वाला प्रोसेस लगा दो। एन आर एल एन वी फाइनल अपान में वी इनिशियल होता है, तो यही हो जाएगा एन आर एल एन पी इनिशियल अपान में पी फाइनल। तो ये कौन सा आंसर है, डेल्टा एस इक्वल टू पी इनिशियल, ये बी वाला आ जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन पी इनिशियल अपान में पी फाइनल। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर का फ्यूजन की इंथैल्पी दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा एच क्या दिया हुआ है 1.435 किलो कैलोरी दिया हुआ है, किलो कैलोरी पर मोल। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 1435। अब इसको मोलर इंट्रॉपी निकालना चेंज ऑफ मेल्टिंग एट आइस 0 डिग्री, तो अब 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए हमने बोला था कि टेम्परेचर किस में रखोगे, केल्विन में रखोगे। तो इसको डिवाइड कर लो आप, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 27, ये 5.2 के आसपास आ जाएगा, 5.26। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लेना, यही आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी के 10, 5 या 15, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसी से कर लेंगे, तो यही आ जाएगा। क्योंकि ये 10 है, ये 21 है, ये 0, इतना कम तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, तो यही आएगा। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट पे पूछ रहा है कैलोरी मोल, तो इसलिए हमने इसको कैलोरी में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्या है, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री टेम्परेचर इज एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर। ठीक है, द इंट्रॉपी चेंज। अब देखो, एट 27 डिग्री टेम्परेचर नहीं बोल रहा है आइसोथर्मली, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो दे दिया ना, 27 डिग्री पे हो रहा है, तो यानी कि ये आइसोथर्मली हो रहा है। आइसोथर्मली हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस एन आर, इसको एल एन वाला मत लगाओ, लॉग वाला लगा लो, क्या हो जाएगा 2.303 एन आर लॉग वी फाइनल अपान में वी इनिशियल रख दो। 2.303, एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 मोल, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, कैलोरी में पूछ रहा है तो हम कैलोरी में निकाल देंगे। लॉग वी फाइनल कितना हो 20, वी इनिशियल कितना 2, 2 से कैंसिल, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 4 12, 4 दूनी 8 1 9, 9.2 के आसपास आ रहा है कोई, ये आंसर होगा डी। इस तरह से, तो इस तरह से आप निकालोगे इंट्रॉपी चेंज। नेक्स्ट, इफ द इंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ अ लिक्विड वाटर ऑफ स्ट्रीम। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आपका जेई और नीट में, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा ये इसी तरह से फेज ट्रांजिशन के ऊपर ही पूछता है, इस तरह का। ये कितना है 30 किलो जूल पर मोल है, यानी इतना हो जाएगा। डेल्टा एच किस प्रोसेस पे होता है, स्टीम में किस में जाता है 100, यानी 373 केल्विन पे जाएगा। जूल पर मोल में पूछ रहा है, इसी को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 400 के आसपास कंसीडर करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 के आसपास कुछ आ जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट में लेके चलेंगे तो, सॉरी 300 केल्विन पे ही दे रहा है, टेम्परेचर भी दे दिया है, ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर भी दे दिया है, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, ये 300 पे ही हो जा रहा है। ठीक है, किस पे स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा 300 पे ही, तो टेम्परेचर भी दे दिया है, तो आसान है, तो पूरा इजी भी कैलकुलेशन दे दिया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वाटर तो 373 केल्विन पे स्टीम में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे 300 में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो बेटा आपको मैं बता दूं, ये चीज़ जो हो रहा है, हो सकता है इसने प्रेशर को कम कर दिया हो। जैसे हमने आपको मैं बताऊं कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमारा प्रेशर कम होता है, और जैसे जैसे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। जो अगर जैसे हमारे यहाँ पे अगर हमने हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल कर रहा है और हम ऊपर जाते जा रहे हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 180 mm है। अब यहाँ पे गए, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.5 हो गया, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 100 से मान लो 75 पे हो सकता है, मान लो यहाँ पे 0.2 गए तो यहाँ पे हमारा 25 पे ही बॉयल करना शुरू कर दे वाटर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो
तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हर समय 1 atm हो। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब सीधे सीधे मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा हो, वो अगर 1 एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा तो 2 लगा रहा होगा 2, 3 लगा रहा होगा 3, 5 लगा रहा होगा 5, 0.5 लगा रहा होगा तो 0.5 हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर हमारा कम होता जाता है, तो प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम होता जाएगा। और जैसे ही हमने वाटर को बॉयल करना, जैसे हीट देना शुरू किए और जैसे ही वाटर हमारा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, वैसे ही तुरंत बॉयल करना शुरू कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 373 डिग्री टेम्परेचर पर ही बॉयल हो। तो अगर कुछ और चेंज होगा तो आपको मेंशन करेगा, क्वेश्चन में वैल्यू देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप 373 केल्विन लेके चलोगे आप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 100। तो होप सो एंट्रोपी का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और मैं एंट्रोपी के बेस क्वेश्चन से लेके आऊँगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा गिब्स फ्री एनर्जी पे होगा। तो एंट्रोपी से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, लास्ट में हम इन सब जो भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस किए हुए हैं उस पर हमें 2023 और 2024 का और नीट और रीनीट और 2023 का PYQ के सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे सारा। ठीक है, आप देखिएगा ये थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ने के बाद आप सारे PYQ ईजिली सॉल्व करने लगेंगे। तो होप सो आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन और सीरीज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा।